चलिए, तो कल हमने पढ़ा था, इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। हमने कल पढ़ा था वेग के बारे में, लास्ट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था? हमारा सबसे पहला टॉपिक था गति। गति के बारे में पढ़ लिए थे, विराम के बारे में पढ़ लिए थे, फिर हमने दूरी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था? विस्थापन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था चाल, और फिर हमने चाल के प्रकार पढ़े थे, एक समान चाल, असमान चाल और क्या औसत चाल। और कल फिर हमने पढ़ा था एक वेग के बारे में, और वेग के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेग के प्रकार। ठीक है, तो आप लोग अगर जो नहीं देखा है इससे पहले वाला, तो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो आगे पढ़ें तो आगे से देखिए, कंटिन्यू किया जाए। हम लोग पढ़ेंगे वेग के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? वेग के प्रकार। ठीक है, वेग के प्रकार। तो पहला वेग का जो प्रकार होता है वो एक समान वेग होता है। क्या होता है? एक समान वेग। एक समान वेग। ठीक है, एक समान वेग क्या होता है? तो जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करती है, तो उसके वेग को कहते हैं एक समान वेग। बुझाया? बात समझ में आया? जैसे देखिए, मान लीजिए पहला 1 मीटर चलने में 2 सेकंड का समय लगा, फिर अगले 1 मीटर को चलने में फिर 2 सेकंड का समय लगा, फिर अगले 1 मीटर को चलने में फिर 2 सेकंड का समय लगा। तो इसे क्या कहेंगे? एक समान वेग। बस अंतर क्या होता है एक समान वेग और एक समान चाल में, कि वहाँ पे दूरी होता है और यहाँ पे विस्थापन। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करता है, समान विस्थापन तय करता है, तो उसके वेग को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं, को एक समान वेग कहते हैं। आप लोग लिखा कीजिए, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ और लिखने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग इसको पॉज करके लिखा कीजिए। और हिंदी लिखने में तो और दिक्कत है। एक समान वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करता है, तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। जैसे पहले 2 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 1 मीटर चला। तो ये क्या होगा? अगर समान विस्थापन समान समय में तय करता है, तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरा आता है असमान वेग। तो असमान वेग इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जब कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करता है, तो मैं इसी को बना देता हूं, पहले आप लोग ये लिख लीजिए। ठीक है, असमान वेग क्या हो जाएगा? तो असमान वेग, अगर मैं दूसरी पॉइंट बात करूं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा असमान वेग। असमान वेग, तो जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करता है, क्या करता है? असमान दूरी तय करता है, तो उसके वेग को असमान वेग कहते हैं। समझ में आया? असमान वेग कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर लिखना हो, तो मान लीजिए पहले 1 मीटर में 2 सेकंड चला, फिर 2 मीटर, पहले 2 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर दूसरे 2 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर मान लीजिए ये 5 मीटर चला। तो समान समय में असमान विस्थापन तय कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? असमान वेग। ठीक है, आप इतना लिखिए। हो गया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, आता है औसत वेग। क्या आता है? औसत वेग। थर्ड जो आता है वो क्या आता है? औसत वेग। तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, याद है? कि जब कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, तो इसमें भी होगा पिंड द्वारा या वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा
लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। बात समझ में आया? तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना? ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आप इसको सिंबल में के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू विस्थापन क्या हो जाएगा S1, और मैंने बताया था दूरी को केवल S से लिखते हैं और विस्थापन को S के ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। S2 प्लस S3 और प्लस डॉट डॉट हो जाएगा अपान में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? औसत वेग, ठीक है। आप चाहे तो औसत वेग के ऊपर तीर लगा सकते हैं, तीर से कोई दिक्कत नहीं है, लगाएं ना लगाएं कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों लगाया गया तीर और क्यों नहीं लगाया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा? इसको लिखिए। है लिख लिए, मिटा इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा औसत वेग और औसत चाल में अंतर समझ में आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया जाए, तो वीडियो बड़ा हो जाता है ना, तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए इसको। दिए गए चित्रानुसार एक वस्तु A से B और B से C तथा B पर वापस आता है। A से पहले B जाता है, फिर B से C जाता है और B पर फिर वापस आता है। तो औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। A से B गया तो 2 सेकंड लगा, B से C गया तो 4 सेकंड लगा, और C से फिर B आएगा तो इसको 4 सेकंड ही लग रहा है। टाइम दे दिया गया है, तो आपको औसत चाल बताना है। क्या बताना है? औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? आप देखेंगे कुल दूरी जो है 4 मीटर चला है, फिर 6 मीटर, फिर 6 मीटर वापस आया है। पहले 4 मीटर A से B गया 4 मीटर, फिर 6 मीटर और फिर 6 मीटर वापस है। तो 4 प्लस 6 प्लस 4, और समय कितना लगा है? पहले 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर आने में भी 4 सेकंड। तो 2 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना जाए? 16 अपान में 10 यानी 1.6 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? अब यही हम औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन बताइए कितना हुआ? ये विस्थापन क्या होता है? 2 बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये यहाँ से चलना शुरू किया, पहुंचा यहाँ पे, तो दूरी कितनी है? विस्थापन कितनी है? 4 मीटर। तो 4, और समय तो उतना ही लगेगा। पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वहाँ, फिर वहाँ से वापस आया। तो समय क्या होगा? 2 प्लस 4 प्लस 4, समय उतना ही होगा। तो 4 बटा 10 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसकी क्या होगी? औसत वेग होगी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग पढ़ेंगे क्या इसके बाद? हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा त्वरण। पहले आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? त्वरण। त्वरण जो शब्द है इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेशन, क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन। इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। देखिए ध्यान से, त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो शब्द है
वो एक्सेलेटर से बना है। बाइक में जो एक्सेलेटर होता है ना, बाइक में जो घुमाने वाला एक्सेलेटर होता है, एक्सेलेटर क्या करता है, स्पीड को कम और ज़्यादा करता है, तो वही काम ये भी करता है। तो अगर वेग में परिवर्तन होता है तो एक त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को, मतलब 1 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वेग बढ़ रही है, अब परिवर्तन कैसे हो सकता है, एक तो वेग बढ़ सकता है या फिर वेग घट सकता है। अगर वेग बढ़ता है तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। अगर वेग बढ़ता है तो उसमें जो त्वरण आता है उसको धनात्मक त्वरण, और अगर वेग क्या होता है, घटता है, तो जो त्वरण आता है उसको ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण का एक और नाम होता है मंदन, हिंदी उसको और बोलते हैं क्या, मंदन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म से कोई ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन चलना शुरू करती है, तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ने की वजह से त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और त्वरण कौन सा होगा, धनात्मक त्वरण। अगर वही प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन आ रही है, तो उसका स्पीड लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक ऋणात्मक त्वरण होगा, और उसको क्या बोलेंगे, मंदन। तो त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को, क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, को त्वरण कहते हैं। छोटा सा डेफिनेशन है, त्वरण कहते हैं। और त्वरण को डिनोट करते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित 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 करते हैं। अब मैंने बताया त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन, तो त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। अच्छा, वेग परिवर्तन को मतलब एक चीज और लिख सकते हैं, परिवर्तन कैसे निकाला जाता है। परिवर्तन निकालने का तरीका होता है कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटाओ। तो अंतिम में जो वेग हुआ है उसको घटाओ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम त्वरण को ए से डिनोट करते हैं, अंतिम वेग को याद रखिए v से, और प्रारंभिक वेग को u से, और समय को t से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लिए। इसमें कुछ नोट में और बात लिख लेंगे। इसमें नोट में क्या लिखेंगे, नोट में एक दो बातें लिख लेंगे जो मैंने अभी तक बताया। मैंने बताया कि इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, लिख लेंगे त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर। देखिए इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इसका सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। दूसरा बात, वेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। यह एक सदिश राशि है। ठीक है। तीसरा बात कि मैंने बताया था वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट देखा कि मैंने बोला क्या कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यदि वेग में कमी होती है तो वस्तु में त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण या मंदन
भी कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये आपके त्वरण के बारे में कुछ बातें हैं, लेकिन एक बात समझिए, त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब वेग में परिवर्तन होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो मैंने कुछ बातें बताई हैं, इन बातों को ध्यान से पढ़िए कि मैंने क्या बताया। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं? इसे अल्फा से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटा समय। परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं तो परिवर्तन निकलता है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग को भी से डिनोट कीजिएगा, स्मॉल भी से, और प्रारंभिक वेग को यू से, और बाई टी। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसमें कुछ बातें होती है कि त्वरण को किस में नापेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यह एक क्या है? यह एक सदिश राशि है, और त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है। और अगर वेग में कमी होती है तो वस्तु में जो त्वरण होता है उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कल पढ़ेंगे, त्वरण के प्रकार पढ़ लेंगे, त्वरण के प्रकार पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग गति के नियम पढ़ेंगे, फिर ग्राफ पढ़ना है, और उसके बाद थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इस क्वेश्चन चैप्टर में कुछ है नहीं। पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, और आज के लिए बस इतना ही।